प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, आज हम टीएलएम के माध्यम से जो रसायन विज्ञान है 10th क्लास का और 11th क्लास का, उसके जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। हमने कक्षा 9th, 10th, 11th और 12th साइंस से संबंधित लगभग 200 टीएलएम का निर्माण किया है, जिन्हें हम एक के बाद एक लगातार वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। आज हम पहला जो इसका भाग है उसको लेकर के आए हैं और ये भाग है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कक्षा 10 में भी है और कक्षा 11th में भी है, 12th में भी है, तो वहां इसका जो प्राइमरी पार्ट है उसको अपन आज टीएलएम के माध्यम से समझेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब रहता है कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। जो मेन कंपोनेंट है वो कार्बन होता है। तो इसमें हम जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको समझेंगे। कार्बनिक यौगिक में आता है हाइड्रोकार्बन, और ये हाइड्रोकार्बन ही आगे जाकर के कई प्रकार के यौगिकों का, कार्बनिक यौगिक हैं उनका निर्माण करता है। यानी जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो कहीं न कहीं हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होते हैं। तो यहाँ हम उन डेरिवेटिव्स को और हाइड्रोकार्बन्स को टीएलएम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला टीएलएम आपके सामने ये रखा है और ये टीएलएम है मीथेन का। ये मीथेन की संरचना है और इस संरचना के माध्यम से सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की परिभाषा समझेंगे। ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पीली बॉल है, इस पे H लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, और ये जो ब्लैक कलर की बॉल है ये कार्बन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जिन यौगिकों का निर्माण होता है उन यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन का एक सिंपल से हाइड्रोकार्बन का टीएलएम है। इसके बाद जो हाइड्रोकार्बन है यहाँ लिखे हुए हैं उनको हम वर्गीकृत करते हैं और दो भागों में इसको बांट देते हैं। सबसे पहले आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसके बाद आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी इनको हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इसमें आता है एल्केन, और एल्केन जो रहता है इसका जो सामान्य सूत्र है वो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये इसका सामान्य सूत्र है और इसमें कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध पाया जाता है। यानी इसमें जो कार्बन की संयोजकता है वो एकल बंध के माध्यम से संतुष्ट होती है। ये हम एक टीएलएम है, ये इथेन का टीएलएम है। इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध है। ये एकल बंध है, कार्बन परमाणु, ये कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु है, और इन दोनों के बीच में जो बंध पाया जा रहा है ये कैसा बंध है? एकल बंध है। तो इस संरचना को यदि हम हाथ में पकड़ के देख लेंगे, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी विद्यार्थी है, अगर इस संरचना को हाथ में पकड़ के देख लेगा या क्लास में उसका प्रदर्शन हो जाएगा, तो मेरा दावा है कि वो विद्यार्थी अपने जीवन में कभी भी संरचना को नहीं भूलेगा। कक्षा 10वीं के पेपर में भी, बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनमें भी इथेन की संरचना पूछी जाती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना पूछी जाती है। तो यहाँ आप इथेन का जो टीएलएम है यदि उसने देख लिया तो वो कभी इसकी संरचना को नहीं भूलेगा। यहाँ ये 2 कार्बन है और ये 6 हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़े हुए हैं, और अभी आपको जो मीथेन का दिखाया था वो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये 2 मेंबर हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, एक ये इथेन है और दूसरा मीथेन है। इसके बाद जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। जो एल्कीन है इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n, और इसका जो रहता है एल्काइन का वो CnH2n-2। तो ये दोनों के सूत्र लिखे हुए हैं और सबसे पहले हम ये एल्कीन को दिखा रहे हैं। ये एल्कीन का टीएलएम है जिसमें 2 कार्बन परमाणु आपस में 2 बंध के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये द्विबंध के माध्यम से, 1 और 2
दो बंध है, दो बंध के माध्यम से दो कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में दो या तीन बंध पाए जाते हैं। यानी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में या तो डबल बंध पाया जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो यहाँ दो बंध हैं, तो ये एल्कीन है। और यहाँ आप CnH2n यानी Cn यानी C दो है और N 1 2 जो 2n है वो 1 2 3 4 यानी 2 2 4। तो 4 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये किसकी संरचना है? एथाइन की संरचना, एथीन की संरचना है। ये एथीन है आपके सामने, ये एथीन की संरचना है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है। ये तीसरे जो संरचना है CnH2n-2 यानी एल्काइन, ये एल्काइन, एल्काइन में यानी एथाइन, ये एथाइन की संरचना है। तो एल्काइन जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में तीन बंध पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिबंध है। यहाँ CnH2n-2 यानी 2 4 और 4 में से 2 गए तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 कार्बन लगे हुए हैं। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के माध्यम से और जो कार्बन है वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से। तो कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, जो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, 4 संयोजकता है वो है इसके अंदर। तो ये आप TLM देख सकते हैं, ये एथाइन का TLM है। तो इस तरीके से तीनों ही तरह के हाइड्रोकार्बन आपके सामने हैं। ये एल्केन है, ये आपका एल्कीन है और ये जो तीसरा है हाथ में ये एल्काइन। तो इस तरीके से ये तीनों हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो TLM है वो आपके सामने है। यदि कोई इसको एक बार देख ले, हाथ से पकड़ के देख ले, तो अपने जीवन में कभी भी इस संरचना को नहीं भूलेगा। इसके बाद हम आपको, इसके बाद लिखा हुआ है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन चक्रीय क्रम में भी व्यवस्थित होते हैं और उसमें हम TLM लेकर के आए हैं बेंजीन का। बेंजीन का जो सूत्र होता है ये C6H6, C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला है। और ये इसमें कार्बन चक्रीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और उनके बीच में जो बंध की संख्या है वो अल्टरनेट में सिंगल और डबल बॉन्ड के रूप में रहती है। यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है और फिर ये सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से कार्बन की संयोजकता है वो संतुष्ट है और प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ में एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इस तरीके से यदि हम इसकी संरचना को देख लेते हैं तो जीवन में कभी भी जो बेंजीन की संरचना है और कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में जो बंध लगे हुए हैं उनको हम भूल नहीं सकते। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बेंजीन की संरचना है, ये बेंजीन है और एक और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाया हुआ है, ये साइक्लोब्यूटेन है। ये साइक्लोब्यूटेन की संरचना है, C4H8 इसका फॉर्मूला होता है। प्रत्येक कार्बन के साथ में 2 2 हाइड्रोजन भी जुड़े रहते हैं। इसके बाद यहां लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो किसी न किसी क्रियात्मक समूह के कारण ही बनते हैं। क्रियात्मक समूह होता क्या है? तो ये परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह है जो किसी कार्बनिक यौगिक के गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। यानी परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के गुणों के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये सिंगल परमाणु है और ये देख रहे हैं आप परमाणुओं के समूह। 2 परमाणु भी हो सकती हैं, 3 परमाणु भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपको ये जो TLM है फंक्शनल ग्रुप के वो दिखाए गए। यहाँ सबसे पहला जो TLM आपको दिखा रही है ये है एल्कोहल। ये एल्कोहल का TLM है और यहाँ आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH ये क्रियात्मक समूह है एल्कोहल का। यदि इसे हम, ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है? एथिल ग्रुप है, C2H5 एथिल ग्रुप है। अगर इसके साथ में हम यहाँ इसको जोड़ दें, इस बंध के माध्यम से इसको जोड़ दें तो ये C2H5OH यानी एथाइल एल्कोहल हो गया।
यानी ईथेन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके यदि OH को जोड़ दिया जाए, वहां OH जुड़ जाता है तो वो एथिल एल्कोहल हो जाता है और पूरी तरह से जो गुण हैं ईथेन के वो प्रभावित हो जाती हैं। तो ये एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह है इसके साथ में जोड़ दिया जाए तो एथिल एल्कोहल बन जाता है। इसके बाद अगला जो क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है C और ये O, यानी ये C है ये O है, डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो ये है कीटोन का, ये कीटोन का क्रियात्मक समूह है। अगर यहाँ हम इसको बीच में जोड़ दें यहाँ, तो ये एसीटोन, ये एसीटोन बन जाता है। और ये जो एसीटोन यानी प्रोपेनॉन का जो सूत्र है वो यहाँ हो जाता है, यानी ये प्रोपेनॉन बन जाता है। तो ये प्रोपेनॉन यानी एसीटोन का क्रियात्मक समूह है। ये एसीटोन का क्रियात्मक समूह देख सकते हैं आप। एसीटोन यहाँ कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इसके बीच में ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ये एसीटोन है। और अगर इसे एल्किल ग्रुप के साथ में यहाँ जोड़ दिया जाए, यहाँ अटैच हो जाए CO, तो यहाँ जाकर के ये प्रोपेनॉन यानी प्रोपेनॉन बन जाता है। इसी तरीके से ये जो क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का है। ये एल्डिहाइड है CHO एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। और यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसको यदि हम इसके साथ में जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनएल्डिहाइड हो जाएगा। प्रोपेनएल्डिहाइड हो जाता है, यानी एल्किल समूह के साथ में जोड़ दिया और यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनएल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। और ये हेलो एल्केन का क्रियात्मक समूह है, ये क्लोरीन है। अगर यहाँ जोड़ दी जाए ये तो इथाइल क्लोराइड यानी क्लोरोईथेन बन जाएगी। तो इस तरीके से ये हेलो एल्केन का क्रियात्मक समूह। तो इस तरीके से इतने सब क्रियात्मक समूह हैं। और ये हेलो एल्केन्स हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। और हाइड्रोकार्बन्स में ये संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। और ये सभी ये एल्किल ग्रुप है, उस एल्किल ग्रुप का TLM है। और ये जो TLM है वो फंक्शनल ग्रुप के TLM है। तो इस तरीके से हम TLM बना करके और अच्छा करके हम इसको समझ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम और TLM लेकर के आएंगे।